गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बी पार्ट फर्स्ट और बी पार्ट थर्ड में जो एक टॉपिक आता है काव्य दोष का, उसको आगे और बढ़ाएंगे। हमने कल 3 काव्य दोष कर लिए थे। उसके आगे का जो चौथा काव्य दोष है वह है ग्राम्यत्व काव्य दोष। अब ग्राम्यत्व काव्य दोष क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर अप्रतित्व दोष, क्लिष्ट दोष और न्यून पदत्व दोष, इनकी चर्चा करेंगे। देखिए, ग्रामीण या ग्राम्यत्व दोष जो है वो वहाँ होता है जहाँ अपन कहते हैं कि साहित्य की रचना में जहाँ बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने लगे। किसमें? साहित्य की रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने लगे, तब वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष आता है। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, 1-2। क्या उदाहरण है? मुंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं। अब देखिए, ये है ग्राम्यत्व दोष, इसमें मुंड शब्द में है। अब मुंड शब्द जो हैं वह बिल्कुल ग्रामीण है, और ये मुंड शब्द किसके लिए आया है? सिर के लिए आया है। और सिर के लिए आया है तो मुंड वो होता है कटा हुआ सिर। अब कटे हुए सिर पर मुकुट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी जगह कुछ अन्य शब्द देते तो ये दोष नहीं आता। दूसरा यहाँ मैंने लिया है, पड़े खटोले पे रही नींद न आई रात। अब दोष कहाँ है? खटोले में। यहाँ खटोला जो शब्द है वह ग्रामीण शब्द है, और जिसका अर्थ होता है छोटी चारपाई। क्या होता है? छोटी चारपाई इसका अर्थ होता है। तब ये ग्रामीण शब्द है खटोला, इसकी जगह दूसरा शब्द लेते तब यह रचना है दोष मुक्त हो जाती। जब खटोला शब्द आया तो इसमें ग्राम्यत्व दोष व्याप्त हो गया। फिर देखिए, कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी न आऊं। क्या कहा? कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर कभी न आऊं। तो यहाँ पर ग्रामीण शब्द किसमें है? द्वार में है। इसकी जगह यदि यहाँ द्वार हो जाता तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं, ग्रामीण शब्दों का काव्य रचना में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होता है। अब दूसरा या 5वां जो हमारा काव्य दोष है वह है अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व दोष किसे कहते हैं? इसका क्या अर्थ होता है? अप्रतित्व दोष में ये कह रहे हैं कि अप्रचलित जो शब्द आम बोलचाल में है नहीं, और शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग क्या है? एक तो अप्रचलित शब्द आ जाए, फिर शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग काव्य में होने लगे, या फिर अपन कह सकते हैं कि लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग काव्य रचना में होने लगता है, तब वह रचना अप्रतित्व दोष से ग्रस्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें 3-4 बातें याद रखनी हैं। एक तो ऐसे शब्द जो प्रचलन में नहीं हैं, अप्रचलित शब्द। फिर
दूसरी बात, शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग काव्य में होने लगे। तीसरी बात, लोक व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग न होने वाले जो शास्त्रीय शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, उनका प्रयोग जो है हम काव्य में करते हैं तो वहाँ पर अप्रतित्व दोष होता है। देखिए यहाँ विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, यहाँ पर दोष किस में है? विस्मय में है। अब यहाँ जो है विस्मय का अर्थ क्या लगाएं अपन? जहर लगाएं तो फिर वह अमृतन का फल दे नहीं सकती। तो यहाँ जो विस्मय है वह जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय पदावली में विस्मय जो है जल के लिए आया है। और विष जो शब्द हैं, पर्टिकुलर विष हैं जो जल के लिए हैं, विस्मय यानी विष से युक्त। अब इस शब्द तक अपन नहीं पहुंचते हैं, यानी जल तक नहीं पहुंचते हैं, तब हमें इस पद का अर्थ भी सही तरीके से नहीं आता है। अब ये कह रहे हैं विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। यहाँ विष शब्द का प्रयोग जो है जल के लिए हुआ है और सामान्य लोक व्यवहार में विष का प्रयोग है वह जल के लिए नहीं होता है, जहर के लिए होता है। इसलिए यह जो है कैसा है? अप्रतित्व दोष है। माया के प्रपंच ही सो भासत प्रमेद सभे, क्या कहा है? माया के प्रपंच ही सो भासत प्रमेद सभे। यहाँ माया है, प्रपंच है और भासत शब्द जो हैं वह वेदांत दर्शन के पारिभाषिक शब्द हैं और यह लोक व्यवहार में प्रचलित नहीं है, इसलिए यह अप्रतित्व दोष के अंतर्गत आता है। जैसे पद्मावती की पंक्तियां हैं, नव पोरी पर दसम द्वारा तेरी तेही पर बाज राज धरियारा। यहाँ जो पोरी है, दसम है और धरियारा जो शब्द है वह पारिभाषिक शब्द हैं, इसलिए यहाँ जो है अप्रतित्व दोष रहता है। फिर आता है क्लिष्ट दोष। क्लिष्ट दोष किसे कहते हैं? यहाँ ये कह रहे हैं कि दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी पदावली जिसका अर्थ जो है गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता है। क्या करना पड़ता है? ऐसी पंक्तियाँ, ऐसे कूट पदों में जहाँ हमें उसके अर्थ तक पहुँचने में गुणा भाग करना पड़ता है और कई प्रकार की कठिनाई आती हैं। या इसको अपन यह कह सकते हैं, जब अर्थ हैं वह सहजता में या सहजता से समझ में न आए और अर्थ समझने के लिए माथापच्ची करनी पड़े, वहाँ क्लिष्ट दोष होता है। यहाँ मैंने लिखा है, नखत वेद ग्रह चोरी अर्ध करी को वर्जे हम खात। क्या कहा है? नखत वेद ग्रह चोरी अर्ध करी, वो अर्ध करी को वर्जे हम खात। देखो इस पद में राधा जो हैं या गोपियाँ जो हैं वह कृष्ण के वियोग में क्या करने वाली हैं, उस बात को यहाँ बताया गया है। यहाँ देखिए, गोपियों से पूछा कि आप क्या खा रही हो, तब उसने कहा कि नखत, नक्षत्र कितने होते हैं? 27। वेद कितने हैं? 4।
ग्रह है 9। अब जब अपन 27, 4, 31 और 9 को जोड़ते हैं तो 40 होते हैं। अब नक्षत्र वेद ग्रह जोड़ी, नक्षत्र वेद ग्रह को जोड़ना है, फिर अर्ध करी, फिर उसको आधा करना है, 20 करना है, ठीक है ना। आधा यानी 20। अब 20 को इसने क्या कहा है, 20 क्या हो गया है 20, ये हैं 27, ये हैं 4, ये 9, ये हो गया 40। अब अर्ध करी आधा करना है तो इसमें 20 हो गए। अब 20 को इसने क्या कहा है 20। अब जो है क्या कह रही है, वेद नक्षत्र वेद ग्रह जोड़ी अर्ध करी आधा करके वर्जे हम खात, यानी विष खा करके हम जिंदा हैं। तो इस अर्थ तक पहुंचने में हमें नक्षत्र वेद ग्रह आदि को जोड़ना पड़ा, फिर उसको आधा करना पड़ा। 20 को हमने विष कहा है। तो इस प्रकार से अर्थ तक पहुंचने में हमें जहाँ कठिनाई आती है वहाँ ये क्लिष्ट दोष होता है। जैसे दूसरा है हेम सुतापति वाहन पिए तुम इसके रति ने फेर। क्या कहा है, हेम सुता यानी सामने वालों को मूर्ख कहा है कि तुम कैसे हो। हेम सुता पति वाहन पिए तुम इसके रति न फेर। हेम कहते हैं हिमालय को। हेम किसे कहा है, हिमालय। हिमालय की पुत्री और हेम सुता हिमालय की पुत्री पार्वती, हेम सुता पति, उसके पति शिव, शिव के वाहन बेल, प्रिय तुम इसके रति न फिर, तुम बिल्कुल बेल हो। तो यहाँ हम बेल तक जब पहुँचते हैं तब हमें अर्थ में बड़ी कठिनाई आती है, यानी तुम बिल्कुल मूर्ख हो। फिर खगपति, खगपति पति तिये पितु वधु जल समान तुव बैन। यहाँ पर खगपति पति तिये पितु वधु जल समान तु बैन। खगपति कौन है, विष्णु, और तिये उसकी पत्नी लक्ष्मी। खगपति पति तिये, खगपति तिये यानी विष्णु और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। पितु यानी लक्ष्मी के पितु, पितु समुद्र, और उसकी वधु कौन है, गंगा, कि तुम्हारी वाणी जो है गंगा के समान पवित्र हैं। तो यहाँ हम जब अर्थ तक पहुँचते हैं तब हमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। तो यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। फिर है न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व दोष वहाँ होता है कि जहाँ अभीष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो जाए। क्या है, जहाँ अभीष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द या तो जोड़ना पड़े, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। क्या कहा है, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। अब देखिए यहाँ इसका अर्थ क्या किया है, पानी, आग, हवा और ईश्वर। प्रभु कहा है ईश्वर। साधु और असाधु के साथ सम्मान व्यवहार करते हैं। अब व्यवहार जैसा शब्द जो है इसमें आया नहीं है, तब यहाँ पर न्यून पदत्व दोष है। यानी कोई न कोई शब्द जो हैं वह
अर्थ तक पहुंचाने में सहायता करने वाला यहाँ छूट जाता है। कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। अब कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, अब किसकी? तो यहाँ कृपया दृष्टि आपकी हो जाए तो बन जाए सब काम, या फिर कृपया दृष्टि मेरे पे हो जाए आपकी तो बन जाए सब काम। ऐसा कोई शब्द जो है वह छूट जाता है। बंसी प्यारी मधुर सुर की साथ में सोती हैं। अब किसके साथ में सोती हैं? क्या हैं? बंसी प्यारी आपके मधुर सुर की साथ में सोती हैं। तो यहाँ कोई शब्द जो है वह छूट जाता है, वहाँ पर न्यून पदत्व दोष होता है। अधिक पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष वहाँ होता है जहाँ पर काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी एक ही अर्थ को व्यंजित करने वाले दो शब्द आ जाए, अधिक शब्द आ जाए, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने के बाद में काव्य का शौर्य या सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं है। ऐसे शब्द जो हैं अनावश्यक वाले हमें हटा देने चाहिए। यहाँ देखिए मैंने एक पंक्ति लिखी है, लपटी पुहुप पराग, लपटी पुहुप पराग पद सनी स्वेद मकरंद। यहाँ पर देखिए पराग और पुहुप दोनों आ गए हैं, तो यहाँ पर पुहुप जो हैं ये अनावश्यक हैं, अधिक हैं। तो लपटी पराग पद सनी स्वेद मकरंद, तो उसमें सौंदर्य अपने आप बढ़ जाता है। ये पुहुप भी वही है, पराग भी वही हैं। तो ऐसे जहाँ पर शब्द आ जाए, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वहाँ पर अधिक पदत्व दोष होता है। फिर तुम निज स्वरूप में चिर महान, क्या कहा है? तुम निज स्वरूप में महान, या निज भी वही हैं और स्व भी उसी के लिए हैं। तो यहाँ पर तुम निज रूप में चिर महान तो अच्छा था, या फिर इसको हटा दें निज को, तुम स्वरूप में चिर महान। तो ऐसे एक जो शब्द हैं इसमें अनावश्यक आ जाता है, तो वहाँ पर अधिक पदत्व दोष होता है। फिर आता है अकर्मत्व दोष। क्या है? अकर्मत्व दोष, यानी उस पद में शब्द का क्रम जो है वो भंग हो जाता है। जब कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो या व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में दोष आ जाए, तो वहाँ पर अकर्मत्व दोष होता है। यहाँ क्या कहा है? विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीर समान के। यहाँ क्या है? विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के। हमने क्या कहा है? अकर्मत्व दोष है। इस पद में क्या है? शब्द का क्रम जो है वह सही नहीं बैठा है। तब हम क्या करेंगे? विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम के समान। यहाँ पर क्या आएगा? समान से पहले के आएगा यहाँ, और उसके बाद में समान आएगा, तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम के समान। तो ऐसे ये अकर्मत्व दोष में आता है। फिर है तुम सागर गंभीर बनो सम। क्या कहा है? तुम सागर गंभीर बनो सम। तो यहाँ देखिए तुम सागर सम गंभीर बनो, ये सम जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम सागर सम गंभीर बनो, और हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। वह खाता खाना है। क्या कर रहा है? वह खाता
खाना है, तो इसमें वह खाना खाता है, इसको अपन यहाँ ले आएंगे खाना, तो हमारा ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। फिर आता है इसके बाद में दुष्कर्मत्व दोष, जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता है, या तो शास्त्रों के विरुद्ध या लोक व्यवहार में वैसा होता है, उस लोक व्यवहार में वैसा नहीं होता, उसके विरुद्ध बात होती है। यानी लोक और शास्त्र के विपरीत वर्णन उपस्थित करना दुष्कर्मत्व दोष के अंतर्गत आता है। यहाँ अपन कह दें रुपए दे दो 10 नहीं तो 20 ही दो, क्या कहा है? रुपए दे दो 10 न तो 20 ही दो। विपरीत बात है लोग के कि पहले वो क्या मांग रहा है 10 रुपये, और 10 रुपये देने से वो मना कर रहा है, तब वो सामने मांगने वाला क्या कर रहा है 10 नहीं तो 20 दो। भाई 10 न दे रहा है वो 20 कैसे दे देगा? तो ऐसी जो बात होती है वह दुष्कर्मत्व के अंतर्गत आती हैं। यहाँ देखिए होना ऐसा चाहिए लोक व्यवहार में कि पहले हम जो हैं वह कम कीमत की चीज़ मांगें, अधिक कीमत की चीज़ मांगे और उसके बाद में कम कीमत की चीज़ मांगे। तो यहाँ पहले वो कहता क्या कि मुझे 20 रुपये दो, तो वो मना करते तो कहते 20 नहीं तो मुझे 10 ही दो, तब तो वो लोक व्यवहार की बात होती और वह सही बात रहती। अब वो पहले तो मांग रहा है 10 से मना किया तो उसने क्या मांगे 20 मांगे हैं। तो इस प्रकार की बात, जैसे यहाँ नृपमोह को है दीजिए, एक आया है वो कह रहे हैं कि हे राजा मुझे क्या दीजिए, घोड़ा दीजिए, है माने घोड़ा दीजिए, और घोड़ा नहीं दे रहे हो, अथवा मत गजेंद्र, यदि घोड़ा नहीं दे रहे हो तो महल के आगे झूमता हुआ जो हाथी खड़ा है वो दे दीजिए। तो ये विपरीत बात है, लोक व्यवहार में नहीं। अब उसकी जगह वो पहले क्या मांगता, नृपमोह को मत गजेंद्र दीजिए अथवा है, तब तो बात बैठ जाती कि पहले वो हाथी मांगता उसके बाद में वो घोड़ा मांगता तो उसको मिल जाता। अब पहले वो क्या कह रहा है, मुझे है दीजिए, यदि घोड़ा दीजिए, घोड़ा नहीं दे रहे हो तो मुझे आप हाथी दीजिए जो कीमत में अधिक हैं। तो ऐसी बात होती है। जहाँ एक दूसरा है मारुत नंदन, मारुत को मन को, खगराज को वेग लजात, यानी हनुमान की गति की तुलना की है, किससे की है, पवन से की है और मन से की गई है, लेकिन इसके बाद गरुड़ से की गई है। अब मन की गति सबसे तेज होती है, अतः वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। यहाँ सबसे पहले मन की बात करता, फिर मारुत नंदन की बात करता, फिर खगराज की बात करनी थी। तो इस प्रकार से वह दुष्कर्मत्व दोष आ जाता है। फिर आता है पुनरुक्ति दोष। अब पुनरुक्ति दोष में क्या होता है, जब किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति होने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया जाए, यानी वही अर्थ बताने वाले शब्द को अपन दोबारा वाक्य में लिख दें, तब वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे कोमल कथन, यहाँ जो कोमल है, कोमल कथन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। अब कोमल कथन जो हैं और मधुर वचन एक ही चीज़ है, तो यहाँ कोमल कथन सभी को भाते, अच्छे लगते, फिर वापिस इसने क्या कि मधुर वचन, कोमल और मधुर एक ही चीज़ है। तो इस प्रकार से जब दोबारे आ जाते हैं तब वहाँ पर जैसे यहाँ भाते और अच्छे लगते एक ही अर्थ देते हैं। फिर जो हैं दूसरा है मूर्छी परी सुधि नाही। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, मूर्छी परी सुधि नहीं, मूर्छित होना और शुद्ध न रहना एक ही चीज़ है। क्या है, मूर्छित होना और शुद्ध न रहना एक ही चीज़ है। अब यहाँ सभी को भाते और अच्छे लगते जैसे एक है, वैसे के वैसे यहाँ
मुर्शी और सुदी एक ही हैं। फिर देखिए अगला जो है वह है रसदोष। अब रसदोष क्या होता है? जहाँ भाव व्यंग्य रूप में न होकर स्वयं ही अपना वर्णन करने लगे। क्या होता है? जब उस काव्य का भाव व्यंग्य रूप में न होकर के स्वयं ही अपना वर्णन करने लगे, वहाँ स्वशब्दवाच्य रसदोष होता है। तो देखिए नीचे लिखा है, विस्मृति आ अवसाद घेर के नीरवते बस चुप कर दे। यहाँ क्या है? नीरवता का अर्थ ही चुप करना है, और ये क्या कर दिया है? नीरवते बस चुप कर दे। ये दोनों एक ही चीज हैं। नीरव भी चुप रहना और आगे इसने वापिस चुप रहना कह दिया है। तो इस प्रकार से मुकुट की उटक लटक बिंबी कुंड को बोह को मटक नेक अखियान दिखाऊं रे। यहाँ जो है किस चीज़ की बार बार आवृत्ति हुई है? ये है तो श्रृंगार रस का पद, लेकिन ट वर्ग का अधिक्य होने से इसमें कठोर वर्णों का बार बार प्रयोग किया गया है, और इसमें कठोर वर्ण आते ही रस दोष व्याप्त हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ कल के जो शेष रहे काव्य दोषों को परिगणित करके हमने उसकी व्याख्या की, समझने की कोशिश की। यह जो काव्य दोष का विवेचन था, समीक्षा जो थी, यह आपको कैसी लगी? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।